प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 9वां पाठ का शीर्षक है कहाँ कहाँ से पानी। तो शीर्षक पढ़ के ही पता चलता है कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि पानी हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, हमारे पास पानी कहाँ कहाँ से आता है। जैसे कि हम सिंचाई करने के लिए कहाँ से पानी काम में लेते हैं, पीने के लिए हमारे पानी कहाँ से आता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, पानी कहाँ कहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वो हम इस पाठ में देखेंगे। तो पाठ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शुरू में लिखा हुआ है कि कक्षा 4 में आपने पढ़ा कि पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हम लोगों ने कक्षा 4 में पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पानी का प्रयोग होता है, जैसे नहाने में, खाना बनाने में, पीने में और खेतों में पानी देने में। हर जगह हम लोग देखते हैं अपने आसपास कि हर जगह पानी का प्रयोग होता है और पानी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो ये भी हम लोग महसूस कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है कि अगर हमारे घर पर पानी नहीं हो तो 3-4 दिन में ही हम बहुत परेशान हो जाएंगे और हम बिना पानी के रह नहीं सकते। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो ये हम लोग खुद अपने जीवन में खुद भी देख सकते हैं कि अगर 3-4 दिन तो क्या, एक दिन भी बहुत मुश्किल होता है बिना पानी के। आप लोग सोच के देखिए कि एक दिन अगर किसी को बिना खाने को बोले या खाना नहीं दिया जाए, जैसे बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं, तो एक दिन बिना खाने के तो आराम से रह सकते हैं। लेकिन अगर किसी को एक दिन बिना पानी के बोला जाए, बिना पानी के रहने को बोला जाए, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें एक बात और कि पानी धीरे धीरे पानी हम लोग जो पानी को बहा देते हैं, बिना काम के बहा देते हैं, तो ये भी हमें रोकना चाहिए। यहाँ ये भी हमें सोचना चाहिए कि धीरे धीरे पानी है वो कम होता जा रहा है, हमारे आसपास भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए पानी का जो संरक्षण है वो भी हमें करना चाहिए। तो इस पाठ को हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से पानी हम लोग लेते हैं, कहाँ कहाँ से हमारे पास पानी आता है। तो सोचिए और बताइए। यहाँ आप लोगों को खुद से सोचना है पहले कि पीने के लिए कैसा पानी काम में लेना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि पीने के लिए कौन सा पानी, जैसे पानी बहुत सारे पानी होते हैं। एक तो जैसे कि कोई बड़े तालाब में, हमारे आसपास कहीं बड़े तालाब में पानी इकट्ठा हो रखा है, तो क्या हमें वो पीना चाहिए, या फिर जैसे कोई ट्यूबवेल से पानी निकाल के वो पीना चाहिए, या फिर मतलब कोई झील से या नदी से वहाँ से पानी, तो हमें कहाँ से पानी पीना चाहिए वो आप लोग। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये सोचने की है कि हमें सबसे पहले साफ पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो पानी खुला पानी पड़ा हुआ होता है उसमें गंदगी मिल जाती है, उसमें बहुत सारे जो जीवाणु हैं वो पैदा हो जाते हैं, तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए सबसे पहले जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है कि हमें साफ पानी काम में लेना चाहिए। तो ये आपको खुद से सोचना है। आप खुद भी इसके ऊपर सोचिए कि कहाँ कैसा पानी हम लोगों को पीना चाहिए, और उसके बाद उसको जीवन में अपनाने की भी कोशिश कीजिए कि कैसा पानी हम लोग पिए तो अच्छा रहेगा। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि साफ पानी हमें पीना चाहिए। उसके बाद है, आपने नल, टंकी, हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि देखे होंगे। कभी सोचा है इनमें पानी कहाँ से आता है। पहले कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, झील आदि से पानी लाते थे। आजकल शहरों में घर घर में नल लगे हैं। गाँव में भी जलदाय विभाग की टंकियां बनी हैं और उसके पास नल लगे हैं। कहीं कहीं पर हैंडपंप भी लगे हैं। अब ये तो हम लोग सब देखते हैं कि पानी, हैंडपंप में पानी आ रहा है, टंकी में पानी है, हमारे घर पे नल में पानी आ रहा है, पर ये हम ध्यान नहीं देते कि उसमें पानी, अब हमारे घर में नल से पानी आ रहा है तो हम ये नहीं सोचते कि ये नल में पानी कहाँ से आ रहा है। तो ये सोचने वाली बात है यहाँ। तो वो हम सब लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये कहाँ, इस पाठ में यही बताया गया है कि वो पानी है कहाँ कहाँ से हम लोग
प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से जो पानी के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब ये एक चित्र दिया हुआ है जिसमें इसमें एक महिला है जो कुएं से पानी निकाल रही है और इसमें एक लड़की है जो हैंडपंप से पानी भर रही है। तो ये तो हम लोग सब देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि अब इस हैंडपंप में पानी कहाँ से आ रहा है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि कहाँ से पानी आ रहा है। तो जमीन से पानी आ रहा है कि कोई पास में दूसरी टंकी लगी हुई है वहां से पानी आ रहा है। ये इस पार्ट को पढ़ने के साथ साथ हमें ये बातें भी सोचनी चाहिए कि हम आसपास जो चीज़ें देखते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी ली जाए, पूरी तरीके से उनको अच्छे से जाना जाए कि क्या कैसे क्या क्यों होता है। उसके बाद है पता कीजिए और बताइए आपके गांव और आसपास के पानी के कौन कौन से स्रोत हैं। आपके गांव या शहर, अगर आप शहर में रहते हैं तो उसके आसपास कोई तालाब, झील या बांध हो तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारियां एकत्रित कीजिए। उसका नाम क्या है। जैसे कोई मान लो आपके गांव के पास में कोई तालाब है तो आपको बड़ों से पूछना चाहिए कि उस तालाब का नाम क्या है, वो कब से है, कितना पुराना है, उसको किसने बनवाया था। उस जैसे कुछ कुछ बड़े लोग होते हैं वो भी अपने नाम पर तालाब बनवा देते हैं। कुछ लोग जैसे मरने के बाद उनके बेटे पोते होते हैं वो अपने पूर्वजों के नाम पर तालाब बनवा देते हैं। तो ये भी हमें जानना चाहिए। या फिर जैसे कोई सरपंच हो गाँव का, या कभी कोई विधायक हो, या जो जो भी मतलब इस तरह के काम करवा सकते हैं, तो ये हमें पूछना चाहिए लोगों से, अपने बड़ों से कि ये तालाब किसने बनवाया था और इसमें पानी कहाँ से आता है, इसके पानी का उपयोग किन किन कामों में होता है, इसके पास कौन कौन से मेले त्योहार आयोजित किए जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं वो हमें अपने आसपास के तालाबों को देख के पूछना चाहिए। जो भी पानी के स्रोत हैं उनके बारे में जानना चाहिए। तो राजस्थान में जल की महत्ता को समझते हुए राजा महाराजाओं जन सामान्य ने मिलकर जल संग्रह के लिए समृद्ध तंत्र विकसित किए थे, जिसमें एक या एक से अधिक तालाब आपस में नहरों द्वारा जुड़े होते थे। एक एक कर सभी तालाब वर्षा जल से भरते, उसके बाद उस क्षेत्र में पानी बाहर निकलता था। इसी तरह घरों में भी वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। तो क्योंकि राजस्थान में हम सब लोग देखते हैं कि कैसे पानी की कमी है, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी के लिए बहुत संकट है। लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है और बहुत ही मितव्ययता से उनको पानी काम में लेना पड़ता है, ताकि वो अगली बरसात तक या फिर अगली पानी की जो सप्लाई हो उससे वो काम चला सके। तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो उस जल की महत्ता को देखते हुए यहाँ के जो राजा महाराजा थे पहले के, और बाकी लोग भी जो सामान्य लोग थे, उन्होंने भी जो जल को संग्रहित करने का, जल को एक जगह इकट्ठा करने का जो तंत्र थे, मतलब इकट्ठा कैसे किया जा सकता है, जैसे कुंड बना के या फिर बड़ी टंकी बना के, तो वैसे कौन कौन से तरीके हो सकते थे वो लोगों ने सोचे। तो उसी के तहत उन्होंने दो तालाबों को आपस में, या दो नहरों को आपस में, दो तालाबों को नहरों से जोड़ने का काम किया। तो ये हम लोग देख सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्षा जल का भी संग्रहण करते हैं, तो ये यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये बारिश हो रही है और ये घर बना हुआ है, ये घर की छत है। तो यहाँ पहले जैसे बारिश होती थी तो लोग, बारिश आने वाली होती उससे पहले ही उसकी सफाई कर लेते थे छत की, और उसके बाद वो छत जब साफ हो जाती थी तो एक बारिश का पानी तो से उसको धो देते थे, और फिर अगली बारिश होती तो उसके ऐसे पाइप लगा के या नाले से वो कुंड में या टंकी में पानी इकट्ठा कर लेते थे। फिर जब अगली बारिश होती थी तब तक वो उसी पानी को पीने के काम में लिया जाता था। तो ये सब चीज़ें भी देखने वाली हैं। उसके बाद है पता कीजिए और लिखिए। तो ये सब आप लोग भी देखिए अपने आसपास क्या क्या हो रहा है, उसका पता करिए और फिर इन प्रश्नों का उत्तर आप खुद को सोचना है। तो वर्षा जल के प्रवाह क्षेत्र में आए नालों, नहरों को रोकने से क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे
वर्षा जल का प्रवाह है, यानी वर्षा जल जिधर बह रहा है वहाँ कुछ नाले बने हुए हैं या फिर नहर बन गई है, बहुत ज़्यादा पानी आ गया, तो वो नहर, वर्षा जल के प्रवाह क्षेत्र में जो नाले और नहर है उनको रोकने से क्या प्रभाव पड़ेगा। उनको रोकने से आप खुद सोच के, ये प्रश्न इसीलिए दिए हुए हैं कि आप खुद से कितना सोच सकते हैं, कितना आप समझते हैं इन चीज़ों को, तो आप सोच के बताइएगा। क्या आपके पास कोई बड़ा तालाब या बांध है? आपके पास गांव के पास, शहर के पास, घर के पास कोई बड़ा तालाब या बांध है तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए। उसके बाद इससे कितने, जैसे कोई बड़ा तालाब है तो उससे कितने तालाब या नाडी जुड़े हुए हैं। उसके बाद इन तालाबों में कितने महीने में पानी अधिक कौन से महीने में पानी अधिक रहता है। जैसे कि मान लो बारिश हो रही है सावन के महीने में, तो सावन के महीने में उसमें पानी अधिक रहेगा। फिर जैसे गर्मियों के मौसम में पानी भाप बन के उड़ जाता है तो उस टाइम पानी कम हो जाएगा। तो ये इसमें पूछा गया है। उसके बाद कि अलग अलग तालाबों के पानी का उपयोग भी अलग अलग किया जाता है, ये आप खुद देख के लिखिएगा। तो आगे है, आजकल झीलों तालाबों का पानी फिल्टर करके पाइपलाइन से घरों तक पहुंचाया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के कई तरीके भी आपने देखे होंगे। अभी जैसे आप घरों में भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जो फिल्टर करके पानी पीते हैं, आरओ लगवा के रखते हैं। तो पानी को शुद्ध करने के भी कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। और जो पानी सप्लाई होती है बाहर से घरों में, तो उसको भी फिल्टर करके पाइपलाइन से घरों तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि पानी में बहुत सारे जो पानी के अलावा कुछ चीज़ें उसमें मिक्स हो जाती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तो उसको अलग करने के लिए, पानी को साफ बनाने के लिए कुछ तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो जैसे कपड़े से छानना, उबालना, आजकल मशीनों से भी पानी को फिल्टर करते हैं। शुद्ध व स्वच्छ पानी पीने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि पानी हमेशा शुद्ध और साफ ही पीना चाहिए। जैसे आरओ का यहाँ चित्र दिया हुआ है, रासायनिक पदार्थों से भी पानी को शुद्ध किया जाता है, उबालने से भी पानी शुद्ध बन जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे पानी को साफ करके पिया जा सकता है। उसके बाद आपको सोचना है कि झील या तालाब के पानी को फिल्टर क्यों करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि पानी, साफ पानी ही हमेशा हमें पीना चाहिए। तो अब आप खुद सोचिए कि झील या तालाब के पानी को फिल्टर क्यों करते हैं। दूसरा, झीलों या तालाबों का पानी किन किन कारणों से दूषित होता है। जैसे कि आप, ये प्रश्न भी बहुत बड़ा है, बहुत आप अपने आसपास देख सकते हैं कि बहुत सारे नदी, तालाब या फिर झील होती हैं तो लोग उनमें कूड़ा करकट फेंकते रहते हैं। कई लोग अपने नाले भी उन्हीं से जोड़ देते हैं। तो वो पानी कैसे दूषित होता है, ये सब कारण आपको सोचने हैं। उसके बाद आपके घर में जल का शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है। आप अपने घर में पानी को शुद्ध करके पीते हैं कि नहीं। अगर नहीं पीते हैं तो आप ध्यान रखिए अब से पानी को शुद्ध करके, और कोई मशीन की जो उपलब्धता है वो नहीं हो तो आप पानी को उबाल कर भी शुद्ध करके पी सकते हैं। उसके बाद है कलात्मक जल स्रोत। इसमें है, लंबे समय से कुएं, बावड़ियां राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के स्रोत रहे हैं। विशेषकर बावड़ी के पानी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ आकर्षक सीढ़ियां बनाई जाती हैं। जैसे बावड़ी आपने देखा होगा, कुछ गांव में बावड़ी बनी हुई है तो इनमें ऐसी बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं। उसके बाद जाके एकदम खूब सारी सीढ़ियों से अंदर जाके कुएं, मतलब कुएं जैसा नहीं, थोड़ा बड़ा होता है, पर वो सीढ़ियों से जाके फिर वो पानी को संरक्षित किया जाता है, पानी को वहाँ रखा जाता है। तो उनको बावड़ी बोलते हैं। उसके बाद बावड़ी जल स्रोत के साथ साथ लोगों की धार्मिक और सामाजिक जरूरत को भी पूरा करता है तथा प्राचीन कला को भी प्रदर्शित करता है। ये राजस्थान की एक प्राचीन कला है, जैसे कि ये बहुत सारी सीढ़ियाँ बना के और बहुत सारे लोग उस वहाँ पूजा भी करते हैं। तो ये धार्मिक और सामाजिक जरूरत दोनों को पूरा करता है। अब यहाँ कुछ फेमस या प्रसिद्ध बावड़ियों के नाम दिए हुए हैं। जैसे रामदेवरा की परचा बावड़ी, जालोर की खिन्नी बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी, ओसियां, भीनमाल, बूंदी, खेतड़ी, आमेर, नीमराणा आदि जगहों की बावड़ियाँ बहुत पुरानी हैं। इनमें से
इनमें से कई रखरखाव के अभाव के कारण खराब हो रही हैं। हमें इनके संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए। रामदेवरा में आने वाले तीर्थयात्री परचा बावड़ी के पानी को पवित्र जल के रूप में मानते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी प्राचीन, सुंदर और कलात्मक बावड़ी है। यह 150 फीट गहरी है। इसमें झरोखे व बरामदे भी हैं। अब इनको देखिए और आपस में चर्चा कीजिए अपने माता पिता से या फिर भाई बहन से या दोस्तों से इस बारे में चर्चा कीजिए कि बावड़ी में सीढ़ी क्यों बनाई जाती है। ये सोचिए आप खुद ही कि इतनी मतलब क्या जरूरत पड़ गई कि इतनी सारी सीढ़ियां बनाने के बाद वो नीचे जाके पानी को रखा जाता है। तो ये भी आप सोचिए, अपने बड़े लोगों से बात कीजिए और पता करिए। उसके बाद है अपने आसपास किसी बावड़ी के बारे में पता कीजिए और लिखिए। इसे कब व किसने बनवाया, इसका पानी कितना व कैसा है, बावड़ी का पानी गंदा न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बावड़ियों की तरह अनेक कुएं भी कलात्मक हैं। कुएं गोलाकार होते हैं, कुएं आपने देखे होंगे। कुएं का जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। इसमें पक्की दीवारों से उनकी चुनाई की जाती है और फिर कुएं का पानी कई तरीकों से निकालते हैं। इसके पास बने चौकोर चबूतरे पर कलात्मक छतरियां, खेलियां, कुंडियां ये सब बनाई जाती थी। आजकल के ज़माने में तो कुएं लगभग बंद से ही हो गए हैं, पर आप पुराने कुएं देख सकते हैं। अब ये एक तालाब का दृश्य है जहाँ एक महिला पानी ले रही है। यहाँ 2 बच्चे नहा रहे हैं और इस तरफ ये तालाब में 2 महिलाएं यहाँ बैठी हैं। यहाँ भैंस नहा रही हैं। यहाँ एक गाय पानी पी रही है। उसके बाद आप खुद सोचिए और बताइए कि कुएं और बावड़ी में क्या अंतर है। कुएं में पानी कहाँ से आता होगा। चित्र में जो तालाब दिया गया है क्या उसका पानी पीने योग्य है। पेयजल अब जैसे ये आप देख सकते हैं कि जैसे ये लोग इसी में नहा रहे हैं और ये महिला इसी से पानी ले रही है। तो आप खुद बताइए कि ये पानी पीने योग्य है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। ये पानी पीने योग्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो लोग नहा रहे हैं इनके नहाने की वजह से उस पानी में कुछ जीवाणु या फिर वो पानी दूषित हो जाएगा। तो ये महिला को ये पानी पीने के काम में नहीं लेना चाहिए। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ गाय भैंस पानी में खड़े हैं और ये महिलाएं यहाँ से पानी ले रही हैं। तो ये जो पानी है वो दूषित हो चुका है। ये जानवरों से या फिर अन्य कारणों से ये पानी दूषित होगा। तो ये महिलाओं को दूषित पानी नहीं पीने के काम में लेना चाहिए। अब पेयजल स्रोत किन किन कारणों से प्रदूषित हो रहे हैं। अब जैसा आपने देखा बहुत सारे जो पेयजल स्रोत है उनमें नाली नदियों से वो कूड़ा करकट डाल देते हैं नदियों में। तो बहुत सारे पेयजल स्रोत है वो प्रदूषित हो जाते हैं। तो ये आपको सोचना है कैसे क्यों प्रदूषित हो रहे हैं, किन कारणों से हो रहे हैं। पेयजल स्रोत का पानी साफ रहे इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब जैसे पेयजल स्रोत का पानी साफ रहे तो इसके लिए हमें पेयजल स्रोत से कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए उसके अंदर। और उसको मतलब जो हमारे घर के नाली है उसको उसके अंदर नहीं खोलना चाहिए। और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि उस पानी को, पीने के पानी को साफ रखें और पेयजल स्रोतों को ज़्यादा से ज़्यादा साफ, उनके आसपास साफ सफाई रखने की कोशिश करें। उसके बाद है बड़े बांध। समय के साथ बढ़ती जनसंख्या के लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति नदियों पर बड़े बांध बनाए जाने लगे हैं। जैसे बांसवाड़ा में माही नदी पर और कोटा में चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं। ये विद्युत उत्पादन के साथ सिंचाई और पेयजल के स्रोत के रूप में काम आते हैं। बांध से बिजली बनाने का तरीका आप उच्च कक्षाओं में जानेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं बांध की फोटो। ये एक नदी है। अब इसके किनारे पर ये जो दीवार खड़ी की गई है बहुत ऊंची सी, तो ये बांध है। और अगर इसमें ये कुछ जो नाले लगे हुए हैं उससे जितना पानी, जैसे मान लो इधर हमें कुछ पानी, थोड़ा पानी की जरूरत है तो वो इनसे पानी थोड़ा इधर पास कर दिया जाता है, इधर थोड़ा निकाल दिया जाता है। जितनी जरूरत है उसके हिसाब से इधर पानी ले लिया जाता है। वरना ये बांध है, ये जो दीवार है वो पानी को रोकने का काम करती है। पानी को जैसे बस्तियों में या फिर कहीं
ऐसी जगह जहाँ पानी से नुकसान हो, जहाँ पानी की जरूरत नहीं हो, तो उधर आने से रोकता है। ये माही बांध की फोटो है। उसके बाद है, हाँ, तो उसके बाद इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। कुएं बावड़ियाँ हमारे जल स्रोत हैं। हमें हमारे जलाशय और वह उसके आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। बांध सिंचाई विद्युत उत्पादन जल स्रोत के रूप में काम आते हैं। जाना और समझा। अब आप बताइए, अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं कि पेयजल स्रोत, कुआं, बावड़ी और पेयजल स्रोत क्या क्या है। कुआं है, बावड़ी है, उसके अलावा क्या है। तो आप जैसे देख सकते हैं, हमने अभी देखा था कि पेयजल के कौन कौन से स्रोत हैं। तो आप कोई भी प्रश्न अगर पाठ के अंत में दिया हुआ होता है तो सबसे पहले आप उस पाठ में जाके देखिए, क्योंकि पाठ से बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। उसी पाठ में उसी जो चीज हमने पढ़ी है उसी में से उस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ सकते हैं। तो कैसे ढूंढते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, पानी के जो पीने के पानी के स्रोत क्या क्या है। तो आपने नल, टंकी, हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि देखे होंगे। तो क्या इनमें पानी कहाँ से आता है। पहले कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, झील आदि से पानी लाते थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो कुएं से पीने का पानी बावड़ी से ले सकते हैं, तालाब से ले सकते हैं, नदी से ले सकते हैं, झील से ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी उत्तर सही हो सकता है। इनमें से कोई सा भी आप भर दीजिए रिक्त स्थान में, तो वो सही माना जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। तो कभी भी प्रश्नों से घबराइए नहीं। वो जो प्रश्न पाठ के लास्ट में जो भी प्रश्न होते हैं उनके सबके उत्तर उसी पाठ में मिल जाएंगे। उसके बाद है, घर में पानी नल से और कहाँ से आता है। घर में पानी अब आप बताइए, पानी नल से आता है और कहाँ से आता है। तो भी हमने देखा, दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने वो एक चित्र देखा था जिसमें एक लड़की है, वो हैंडपंप से पानी निकाल रही है। तो सबसे, और या फिर आपके घर में कहाँ से आता है, तो वो भी आप उत्तर लिख सकते हैं। ये उसमें कोई गलत नहीं होगा उत्तर। तो इसमें हैंडपंप भी लिख सकते हैं और कोई और उत्तर भी लिख सकते हैं। अब कुआं गोल होता है, बावड़ी कैसी होती है। तो बावड़ी अगर आपने देखी है तो आप लिखिए यहाँ कैसी होती है। या फिर अगर नहीं देखी है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं बावड़ी, तो उसमें बहुत सारी फोटो दिख जाएगी। बावड़ी जनरली जैसे 4 कोने होते हैं या फिर ऐसे चौकोर, मतलब वो बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं, आपने देखी होगी। तो वो कैसी होती है, जैसे चौकोर होती है कि कैसी होती है, वो आप बावड़ी का फोटो देख के उसमें लिखिए। उसके बाद पानी छानकर, उबाल कर और कैसे साफ करते हैं। पानी को साफ करने की विधियां हमने देखी। छानकर साफ किया जाता है, उबाल कर साफ किया जाता है। उसके अलावा जैसे आरओ से, फिल्टर से साफ किया जा सकता है। तो ये पानी को साफ करने के स्रोत हैं। अब इसके आगे लिखा हुआ है, सार्वजनिक जल स्रोत राष्ट्रीय धरोहर है, हम संरक्षण करें। तो कोई भी जो जल स्रोत है, चाहे वो सार्वजनिक हो या हमारा खुद का हो, सब को हमें सबका संरक्षण करना चाहिए। क्योंकि पानी बहुत सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए हमें पानी को बहाना नहीं चाहिए, फालतू नहीं बहाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये जो पाठ है वो पूरा होता है। आगे भी हम लोग नया आगे वाला जो पाठ है वो डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक आप इसको देख के, इसमें जो जितने भी ये प्रश्न पूछे गए हैं, हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा, वो सब आप अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। अपने आसपास के लोगों से भी जानकारी प्राप्त कीजिए कि क्या हमारे आसपास कौन कौन से पानी के स्रोत हैं, वहाँ कहाँ से पानी आता है। तो ये सब चीज़ें आप देखिए। अगले वीडियो में हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।